दिल्ली, पंजाब, हिमाचल, गुजरात, अरविंद केजरीवाल की पार्टी पर टिकट बेचने के आरोप हर कहीं लगे। लेकिन जब भी आरोप लगे, आम आदमी पार्टी ने ये कहकर आरोपों को खारिज कर दिया कि उन्हें टिकट नहीं मिला। वे बदनाम करने के लिए झूठा आरोप लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी छोड़कर निकले गुजरात के नेता इंद्रनील राजगुरु ने माल बटोरने के अरविंद केजरीवाल के जिन तरीकों का खुलासा किया है, उसमें टिकट बेचने का भी एक तरीका है। लेकिन अरविंद केजरीवाल हर जगह से बचकर निकलते रहे। लेकिन अब टिकट के धंधे में लगे अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लोग माल सहित रंगे हाथों पकड़े गए। मजेदार बात यह है कि रुपयों के साथ रंगे हाथ पकड़े जाने के बावजूद केजरीवाल के लोग ईमानदारी का गाना गाने लगे और इसके लिए भी बीजेपी पर आरोप लगाने लगे। दिल्ली नगर निगम के चुनाव में टिकट बेचने के आरोप में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ने आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश त्रिपाठी के रिश्तेदार ओम सिंह को एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार किया। इसके अलावा अखिलेश पति के पीए शंकर पांडे और प्रिंस रघुवंशी भी गिरफ्तार किए गए। आरोपों के मुताबिक अखिलेश पति त्रिपाठी ने टिकट के लिए 90 लाख रुपए की मांग की, जिसमें से उसने 35 लाख रुपए अखिलेश पति त्रिपाठी और 20 लाख रुपए अखिलेश के कहने पर वजीरपुर से विधायक राजेश गुप्ता को दे दिए। आरोप है कि इन तीनों ने गोपाल खरी की पत्नी शोभा खरी को एमसीडी चुनावों में वार्ड नंबर 69 का टिकट देने का वादा कर रिश्वत ली थी। एसीबी का कहना है कि ओम सिंह अखिलेश पति त्रिपाठी के रिश्ते में साला है। अखिलेश पति त्रिपाठी ने टिकट के लिए 90 लाख रुपए की मांग की, जिसमें से उसने 35 लाख रुपए अखिलेश पति त्रिपाठी और 20 लाख रुपए अखिलेश के कहने पर वजीरपुर से विधायक राजेश गुप्ता को दे दिए। बाकी 35 लाख रुपए टिकट मिलने के बाद देने की बात तय हुई थी। लेकिन 12 नवंबर को शिकायतकर्ता की पत्नी का नाम लिस्ट में नहीं था। शिकायत मिलने पर एसीबी ने शिकायतकर्ता गोपाल खरी के घर पर टीम लगाई। 15-16 नवंबर की रात ओम सिंह अपने साथी शंकर पांडे और प्रिंस रघुवंशी के साथ शिकायतकर्ता के घर 35 लाख में से 33 लाख रुपए वापस करने के लिए आया। उसी वक्त एसीबी ने उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। बल्कि तीनों को ही साले और पीए के रंगे हाथों पकड़े जाने के बावजूद अखिलेश पति ने अरविंद केजरीवाल के स्टाइल में ईमानदारी का गाना गाना शुरू कर दिया और कहा कि जिसको टिकट नहीं मिलता है इसी तरह के आरोप लगाते हैं। बीजेपी लगातार प्रयास में जुटी है, आम आदमी पार्टी को परेशान कर रही है। इस तरह के हथकंडे अपनाएंगे। यहाँ के समीकरण के हिसाब से जिताऊ उम्मीदवार को टिकट दिया है। इस सीट पर बहुत सारे लोग टिकट मांग रहे थे। ये रहने वाले वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र के हैं। इन्हें टिकट नहीं मिलनी चाहिए। हमारे लिए काम करने वाले वॉलंटियर को टिकट मिलनी चाहिए। ये बीजेपी से मिले हुए हैं, धन बल के आधार पर टिकट मांग रहे हैं। ये बीजेपी के प्लांटेड आरोप लगा रहे हैं। जांच एजेंसी दूध का दूध और पानी का पानी करेंगी। जितनी भी एसीबी लगानी है लगाओ। आम आदमी पार्टी के सभी विधायक ईमानदार हैं। क्षेत्र के लोग भी जानते हैं 4 दिन पहले पार्टी में आने वालों को टिकट देना उचित नहीं है। अरविंद केजरीवाल और उनके नेताओं ने सुबह सवेरे ही ये अफवाह फैला दी कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कंचन जरीवाला को किडनैप कर लिया। लगे हाथ ये भी कह डाला बीजेपी उन पर नामांकन वापस लेने का दबाव बना रही है। राघव चड्डा, अरविंद केजरीवाल, इसुदान गढ़वी, संजय सिंह यानी आम आदमी पार्टी की पूरी ब्रिगेड ट्विटर के सहारे इस खबर को फैलाने में जुट गई। दिल्ली में बैठे शराब घोटाला के आरोपी मनीष सिसोदिया तो दलबल के साथ चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने पहुंच गए। मतलब कि पूरे सियासी इवेंट को तैयार कर लिया गया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल का ये सियासी खेल परवान चढ़ता उससे पहले ही कंचन जरीवाला ने अपना नामांकन वापस ले लिया। माना जा रहा है कि कंचन जरीवाला के नामांकन वापस लेने की खबर अरविंद केजरीवाल तक पहले ही पहुंच गई थी और इसी वजह से आम आदमी पार्टी ने ये पूरा ड्रामा कर डाला और कंचन जरीवाला के अपहरण की कहानी लिख दी। माना जा रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी ऐसा नहीं करती तो इसका पूरा असर चुनाव पर पड़ता और अरविंद केजरीवाल की किरकिरी हो जाती। इसी से बचने के लिए बहुत सोच समझकर पूरी प्लानिंग की गई। आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने कहा कि उनको बहुत धमकाया और डराया गया और जान से मारने की धमकी दी गई। उन्होंने कहा कि आज सुबह आपने देखा कि भारी भरकम पुलिस के साथ, गुंडों के साथ उसको यहाँ पर लाया गया। अगर वो अपनी मर्जी से पर्चा वापस कर रहे थे, इतने पुलिस की क्या आवश्यकता थी? पुलिस की सुरक्षा अचानक से किसने दिलवाई? अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि कभी ऐसी गुंडागर्दी नहीं देखी। केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि गुंडों और पुलिस के दम पर उम्मीदवारों को अगवा करके उनका नामांकन वापस करवाया जा रहा है। इस किस्म की सरेआम गुंडागर्दी भारत में कभी नहीं देखी गई। फिर चुनाव का क्या मतलब रह गया? फिर तो जनतंत्र खत्म हो गया है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि चुनाव के नाम पर देश में ढकोसला हो रहा है।
मनीष सिसोदिया ने कहा कि गुजरात के सूरत पूर्व से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार कंचन जरीवाला को अभी रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय लाया गया। उन्हें बीजेपी के गुंडों ने कल से उठा लिया था। परिवार का पता नहीं, उनका फोन भी बंद था। आज 500 से ज्यादा पुलिस कर्मचारियों ने घेर लिया था और अब उन पर नामांकन वापस लेने का दबाव डाला जा रहा है। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि भाजपा ने गुजरात के सूरत पूर्व से हमारी उम्मीदवार कंचन जरीवाला का अपहरण कर लिया था। उन्हें आखिरी बार कल आरओ कार्यालय में देखा गया था। उन्हें 24 घंटे बंधक बनाकर रखा और उनके ऊपर अब नामांकन वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। उनका नामांकन भी रद्द किया जा सकता है। सिसोदिया ने कहा कि इससे चुनाव आयोग पर सवाल उठते हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी प्रत्याशी का नहीं, लोकतंत्र का अपहरण किया है। चुनाव आयोग से मेरी सिर्फ इतनी अपील है कि इस मामले को निष्पक्षता से इमरजेंसी के रूप में ले और हमारे प्रत्याशी को छुड़वाने में मदद करे। मनीष सिसोदिया ने ये कहा कि यहाँ पूरा का पूरा प्रशासन दबाव बना रहा है कि कंचन जरीवाला नाम वापस ले लें। पुलिस और गुंडों की मदद से बीजेपी कंचन का नाम वापस दिलवा रही है। बीजेपी को ये पता है कि यह सूरत की पूर्व सीट को हार रही है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। चुनाव के नाम पर देश में ढकोसला हो रहा है। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा और रामपुर और खतौली विधानसभा में उपचुनाव की तारीख का ऐलान होते ही सियासत गर्मा चुकी है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी गठबंधन इस उपचुनाव में किसी भी कीमत पर हार नहीं चाहेगा, क्योंकि विधानसभा चुनावों के बाद आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में भी इस गठबंधन को बड़ी हार के साथ मुंह की खानी पड़ी। शायद इसलिए इस बार उपचुनाव की घोषणा होते ही गठबंधन ने पहले सीटों का बंटवारा किया और फिर प्रचार में जुट गए। लेकिन बावजूद इसके गठबंधन की पूरी कवायद को तगड़ा झटका लगा है। खतौली विधानसभा सीट से टिकट न मिलने से नाराज आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक चौधरी ने पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अभिषेक चौधरी को पार्टी की सदस्यता दिलवाई। गौरतलब है कि खतौली विधानसभा सीट पर आरएलडी चुनाव लड़ रही है, जबकि मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। सूत्रों ने बताया कि आरएलडी के प्रदेश प्रवक्ता रहे अभिषेक चौधरी ने खतौली सीट से टिकट मांगा था, लेकिन उनकी दावेदारी को दरकिनार करते हुए आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी ने बाहरी प्रत्याशी मदन भैया पर भरोसा जताया और उन्हें मैदान में उतार दिया। इसके बाद अभिषेक चौधरी और उनके समर्थकों ने प्रत्याशी बदलने की मांग को लेकर रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी को 15 नवंबर शाम 8 बजे तक अल्टीमेटम दिया था, लेकिन अल्टीमेटम की मियाद पूरी होने के बाद ही अभिषेक चौधरी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलवाई। अभिषेक चौधरी के समर्थकों की ये मांग थी कि बाहरी प्रत्याशी कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मामले में अभिषेक चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि विधानसभा में सर्व समाज के लोग एकत्रित हैं। लोगों ने निर्णय लिया कि यहाँ पर स्थानीय प्रत्याशी को चुनाव लड़ना चाहिए, चाहे वह कोई भी हो जिसने राष्ट्रीय लोकदल के समर्पित कार्यकर्ता के रूप में काम किया हो और जो यहाँ मेहनत कर रहा हो। स्थानीय प्रत्याशी को चुनाव लड़ाया जाता तो हम उसे तन मन धन से लड़ाते। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अभिषेक चौधरी ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी वे उसका अनुपालन करेंगे। उपचुनाव से ठीक पहले अभिषेक चौधरी का आरएलडी छोड़ना गठबंधन के लिए तगड़ा झटका माना जा रहा है। बीजेपी ने खतौली सीट से विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमार सैनी को अपना प्रत्याशी बनाया है। गौरतलब है कि ये उपचुनाव समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए नाक की लड़ाई बन चुका है, क्योंकि इससे पहले करीब 4.5 महीने पहले हुए उपचुनाव में पार्टी आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा जैसे गढ़ गंवा चुकी है। इसलिए इस उपचुनाव में एक और हार समाजवादी पार्टी के गठबंधन भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। चुनावी टिकट पाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, ये बात तो कोई टिकट पाने वाला ही बता सकता है। लेकिन टिकट के लिए पैरवी से लेकर रिश्वत, सबका खेल चुनाव के दौरान होता है। दिल्ली में एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों अखिलेश पति त्रिपाठी और विजय गुप्ता पर टिकट के लिए एडवांस लेने का आरोप लगा, एसीबी ने इस मामले में कैश के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस है, जिसने टिकट दिया लेकिन टिकट लेने वाला बंदा नामांकन करने पहुंचा ही नहीं। अब इस बात की खबर लगते ही पूरे कांग्रेस में हड़कंप मच गया। कांग्रेस ने लाजपत नगर वार्ड नंबर 144 से बाला सुब्रमण्यम नाम के शख्स को अपना उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस ने जिस सुब्रमण्यम को उम्मीदवार बनाया वो नामांकन दाखिल करने पहुंचा ही नहीं। सुब्रमण्यम को पार्टी के भीतर भी नहीं देखा गया। जैसे ही खबर सामने आई उसके बाद पार्टी की किरकिरी भी हो रही है।
ऐसे आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया। लाजपत नगर जिला क्षेत्र के जिलाध्यक्ष ने इसकी शिकायत पार्टी के बड़े नेताओं से की। जिस व्यक्ति को कांग्रेस की ओर से इस वार्ड में टिकट दिया गया वह इलाके में कार साफ करता है। जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार ने इसकी शिकायत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से की। उन्होंने मांग की है कि आखिर किस नेता की सिफारिश पर उसे टिकट दिया गया। ये बहुत गंभीर मामला है। वहीं इस मामले में दिल्ली कांग्रेस प्रभारी अजय कुमार ने कहा कि मामला जानकारी में आया है और ऐसा हुआ है तो गंभीर मामला है, इसकी जांच जरूर कराई जाएगी। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की ओर से दावा किया जा रहा है कांग्रेस ने एमसीडी चुनावों के लिए जमीनी स्तर के मजबूत उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जो स्थानीय समस्याओं को भली भांति जानते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 15 सालों से बीजेपी और 8 सालों से आम आदमी पार्टी अपने भ्रष्टाचार और विफलताओं को छिपाने के लिए दिल्ली के मतदाताओं को झूठे जुमलों में गढ़कर गुमराह करने की लगातार कोशिश कर रही है। लेकिन अब दिल्ली की जनता इन दोनों पार्टियों की सच्चाई से रूबरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राजनीति में कभी कोई ऐसा वादा नहीं करना चाहिए जो आपके गले की फांस बन जाए, पर आम आदमी पार्टी की राह पर चलते हुए कांग्रेस अपने एक ऐसे वादे के चक्कर में ही अपने ही जाल में फंसती नजर आ रही है। वो वादा है गुजरात चुनाव में पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को फिर से लागू करने का। लेकिन अब इस योजना को लेकर कांग्रेस के भीतर ही आंतरिक कलह उभरती नजर आ रही है। दरअसल इस साल मार्च में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के वक्त कांग्रेस ने एक दांव खेला था। कांग्रेस की राजस्थान में सरकार है और राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू कर दी। इसे कांग्रेस द्वारा यूपी की जनता को विधानसभा चुनाव से पहले एक सांकेतिक लॉलीपॉप देने की कोशिश माना गया। दरअसल कांग्रेस ने ये जताने की कोशिश की थी कि अगर कहीं वो सत्ता में आ गए तो पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे। यही दावा समाजवादी पार्टी का भी था, लेकिन दोनों के इस दांव को यूपी की जनता ने नकार दिया। कांग्रेस के लिए उल्टे मुश्किल ये हुई कि राजस्थान में उसे वादा तो कर दिया गया, पर पेंशन योजना लागू करने के लिए 39,000 करोड़ रुपए की जरूरत थी, जिस पर पहले तो उसका केंद्र सरकार के साथ पेंच फंस गया और अब इस योजना पर कांग्रेस के अंदर से आवाज उठने लगी है। कांग्रेस सदस्य और उसके डेटा एनालिटिक्स विभाग के प्रमुख प्रवीण चक्रवर्ती ने इस योजना पर सवाल उठाए हैं। अपने एक ट्वीट में चक्रवर्ती ने सवाल किया, क्या पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाना चाहिए? प्रवीण चक्रवर्ती ने ट्वीट में कहा कि गुजरात में 6 करोड़ 50 लाख लोगों में से लगभग 3 लाख लोग सरकारी सेवाओं में लगे हुए हैं। पुरानी पेंशन योजना पर टैक्स रेवेन्यू का लगभग 15% खर्च होगा। शीर्ष 0.5% लोगों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में सभी करदाताओं के पैसे का 15% क्यों मिलना चाहिए? इस लिहाज से नीति आयोग के पूर्व चेयरमैन अरविंद पनगड़िया का सवाल करना जायज है। चक्रवर्ती अरविंद पनगड़िया के एक इंटरव्यू का जिक्र करते हुए इस योजना पर सवाल उठा रहे थे। बता दें कि आप और कांग्रेस दोनों ने आगामी गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए एक प्रमुख चुनावी वादा किया है। दोनों पार्टियों ने कहा है कि सत्ता में आने पर ओपीएस को फिर से बहाल किया जाएगा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने मतदाताओं को आश्वासन दिया था कि 2003 में एनडीए सरकार द्वारा शुरू की गई नई पेंशन योजना को पुरानी पेंशन योजना से बदल दिया जाएगा, बशर्ते कांग्रेस गुजरात की सत्ता में आए। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और सांसद राहुल गांधी ने भी ओपीएस की वापसी का वादा किया। वहीं प्रवीण चक्रवर्ती की टिप्पणी के बाद अब कांग्रेस में बवाल मचा हुआ है। तमिलनाडु कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष मोहन कुमार मंगलम ने चक्रवर्ती के दावे को खारिज कर दिया। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि ये कांग्रेस में विभाजन नहीं है, ये केवल उस व्यक्ति का मलाल है जो न तो प्रवक्ता है और न ही अध्यक्ष और न ही कांग्रेस पार्टी में कोई वरिष्ठ नेता। वह अपने व्यक्तिगत विचार व्यक्त कर रहे हैं। कृपया राय का पहाड़ न बनाएं। मामला बढ़ता देख जयराम रमेश को भी बीच में आना पड़ा। उन्होंने कुमार मंगलम के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा, मैं पूरी तरह से सहमत हूं। बहरहाल पुरानी पेंशन योजना को लेकर कांग्रेस फंसती हुई दिख रही है और उसके अपने नेता ही इस पर सवाल उठा रहे हैं। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार में कानून व्यवस्था के हाल बेहद बुरे हैं। पिछले कुछ वक्त में राज्य में बहुसंख्यकों पर हमले और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बेतरतीब तरीके से बढ़े हैं। लेकिन हद तो तब हो गई जब राज्य में लड़कियों की खरीद फरोख्त का मामला सामने आ गया। दलालों का शिकार हुई लड़कियों के बारे में परिवार की बहू बेटियां रिपोर्ट दर्ज करा रही हैं। इस मामले को देखकर महिला आयोग से लेकर जांच एजेंसी तक सभी के होश उड़ गए। लेकिन इस बीच गहलोत सरकार में खेल मंत्री अशोक चांदना ने अपनी सरकार के बचाव में बेहद बेशर्मी भरा बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि 10,000 रुपए में जूता भी नहीं मिलता, लड़कियां कहां से मिलेंगी। इस बयान के बाद राजस्थान में सियासत गर्मा गई और बीजेपी कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रही है।
दरअसल एक रिपोर्ट में सामने आया था कि राजस्थान में लड़कियां स्टाम्प पेपर पर बिक रही हैं। इस खुलासे के बाद महिला आयोग और अन्य जांच एजेंसियां फौरन सक्रिय हो गईं। इस तरह के मामलों में प्रताड़ित महिलाएं भी पुलिस थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करा रही हैं। लेकिन इसी मुद्दे पर सवाल करने पर राजस्थान सरकार के खेल मंत्री अशोक चांदना ने विवादित बयान देते हुए कहा कि किस दुनिया में जीते हो, 10,000 रुपए में तो जूता भी नहीं मिलता, लड़की कहां से मिलेगी। मंत्री महोदय यही नहीं रुके, उन्होंने ऐसे किसी भी मामले से अनभिज्ञता जताते हुए कहा कि खरीद फरोख्त का कोई मामला सामने नहीं आया, अगर आएगा तो कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि बीते 4 नवंबर को भीलवाड़ा जिले की 2 महिलाएं कलेक्टर आशीष मोदी के पास पहुंची थीं। एक महिला ने अपनी शिकायत में कहा था कि उसके ससुर और पति ने कर्ज चुकाने के लिए 2 ननदों को दलालों को बेच दिया। ये दलाल लड़कियों से देह व्यापार कराने का काम करते हैं। पीड़िता ने बताया कि उसकी 7 और 8 साल की 2 ननदें 3.5 लाख रुपए में बेच दी गई। इसी तरह कलेक्टर के पास पहुंची एक दूसरी महिला ने कहा कि उसके पति ने 8 साल की बेटी को 10 साल पहले दलालों को बेच दिया, जिसके बाद से वह कभी अपनी बेटी से नहीं मिल पाई। महिला ने कलेक्टर आशीष मोदी को 4 दलालों के नाम भी दिए थे, जिसके बाद कलेक्टर के आदेश पर मांडलगढ़ थाना पुलिस ने बच्चियों को खरीदने वाले दलालों के खिलाफ केस दर्ज किया। इसके बाद राजस्थान दौरे पर आई राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने भी इस मामले को लेकर गंभीर बातें कही थीं। उन्होंने कहा था कि राजस्थान में बच्चियों से सेक्स वर्कर का काम कराया जा रहा है। यहाँ एक बहुत बड़ा रैकेट काम कर रहा है। केंद्र सरकार इसकी जांच के लिए कमेटी या SIT बनाए, जिससे ये पता चल सके कि वह बच्चियां कौन कौन से प्रदेश से यहाँ लाई जा रही हैं और कहां भेजी जा रही हैं। बहरहाल राजस्थान में स्टाम्प पर बिक रही लड़कियों का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने 2 दिन पहले जब कहा था कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में शशि थरूर को वोट देने वाले 1072 कांग्रेसी नेता जल्द ही भाजपा में शामिल होंगे, तब बहुत से कांग्रेस नेताओं को मिर्ची लगी थी। पवन खेड़ा से लेकर जयराम रमेश तक हेमंत बिस्वा शर्मा पर बिफर गए। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान के महज 3 दिन बाद ही उनके बयान के मायने तब सामने आने लगे जब शशि थरूर ने गुजरात में कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करने से साफ मना कर दिया। दरअसल शशि थरूर ने मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था और इस चुनाव में उन्हें भले ही हार मिली थी, पर कांग्रेस नेताओं के 1072 वोट मिले थे। वहीं चुनाव के दौरान थरूर ने धांधली के भी आरोप लगाए थे। इसके बाद कांग्रेस ने खुन्नस में आकर शशि थरूर को पार्टी के लिए गुजरात में स्टार प्रचारकों की सूची से बाहर कर दिया था। पर कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI ने शशि थरूर को गुजरात में प्रचार के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन अब शशि थरूर ने खुद ही वहां प्रचार पर जाने से मना कर दिया। सूत्रों ने बताया कि गुजरात में अगले महीने होने वाले चुनाव के लिए पार्टी के प्रचार अभियान से थरूर ने खुद को पूरी तरह से अलग कर लिया। हालांकि डैमेज कंट्रोल करते हुए कांग्रेस ने शशि थरूर को नजरअंदाज किए जाने की बात से इनकार किया है, जबकि पहले चरण के प्रचार के लिए कांग्रेस ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी, जिनमें थरूर का नाम नहीं है। गौरतलब है कि 3 दिन पहले ही हेमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया था कि कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव में शशि थरूर को वोट देने वाले लोग जल्द ही बीजेपी के साथ जुड़ेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुछ और लोग आने वाले समय में भाजपा में शामिल होंगे। जिन हजारों लोगों ने शशि थरूर को वोट दिया था वो भाजपा में शामिल होंगे। इसके बाद सवाल उठने लगे थे कि अगर थरूर को वोट देने वाले बीजेपी में आ सकते हैं तो क्या खुद शशि थरूर भी बीजेपी में आएंगे। जबकि शर्मा के इस बयान के बाद कांग्रेस बुरी तरह से बिफर गई। हेमंता के बयान पर कांग्रेस नेता सलमान अनीस सोज ने कहा था कि उन्होंने शशि थरूर को वोट दिया और कभी भी बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य में कांग्रेस का अभियान अब तक बहुत सुस्त रहा है। भाजपा 27 वर्षों से अधिक समय से गुजरात की सत्ता में है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने राज्य में खुद को विपक्ष के एक विकल्प के रूप में पेश करने का पूरा प्रयास किया। ऐसे में कांग्रेस अब गुजरात चुनाव को लेकर सक्रिय होती दिख रही है। पार्टी ने कई बड़े नेताओं को गुजरात चुनाव का जिम्मा सौंपा है, लेकिन शशि थरूर नदारद ही दिखाई दिए। बहरहाल शशि थरूर के गुजरात में प्रचार से इनकार करने के बाद तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं।